नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस में जो मैंने आपको बताया था कल की एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस से थोड़ा सा हटके होगा। बट कई बार एग्जाम में क्वेश्चन सेपरेटली पूछा गया है आपसे, ठीक है ना। और क्या है वो क्वेश्चन? तो वो है स्विट्जरलैंड कार्यपालिका न तो संसदीय है और ना अध्यक्षात्मक, है ना। संक्षेप में समझाइए या विस्तार से समझाइए। तो इस प्रकार से आपसे सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हमने उसी क्वेश्चन को एक टॉपिक बना करके उसी में, क्योंकि आप लोगों की पहले पिछले साल कई कमेंट भी आई थी कि सर एक टॉपिक है ना, तो इस पर डिटेल में कुछ कंटेंट चाहिए। तो ऐसा ही कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट और डिटेल में जो इस टॉपिक की या कहें कि इस क्वेश्चन का आंसर फुलफिल करने के लिए पर्याप्त होगा। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। लेक्चर नंबर 22 होने जा रहा है। इससे पहले 21 लेक्चर हो चुके हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे लेक्चर क्रम से मिल जाएंगे। इसके अलावा सेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको कंटेंट उपलब्ध है इस सीरीज के माध्यम से, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अच्छे से रिवीजन लगा सके इसका। इसके अलावा बीए के ऑलमोस्ट सभी विषय इसी चैनल की प्लेलिस्ट में पिन करवा दिए गए हैं, चाहे तो आप जाकर के देख सकते हैं, पूरे क्रम से देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो बीए फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड को हो या थर्ड ईयर को, और किसी भी यूनिवर्सिटी के हो। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक को मैच कीजिए, सब्जेक्ट को मैच कीजिए और पढ़िए, ठीक है ना। और नोट्स भी हर एक लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा आप लोगों के लिए ही एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है मैंने, जिसका नाम है प्रज्ञान हिंदी। वहां पर भी क्लासेस में स्टार्ट कर चुका हूं प्रतियोगी परीक्षाओं वाले छात्रों के लिए। जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो प्रज्ञान हिंदी पर आकर के अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। टॉप 5000 ऑल इंडिया जीके सीरीज के रूप में मैंने अभी वहां पर क्लासेस स्टार्ट की है, जहां पर 5000 प्रश्न हमें डिस्कस करने हैं वन लाइन क्वेश्चन के रूप में। इसके अलावा जैसे ही ये सीरीज कंप्लीट होती है तुरंत ही डिटेल क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ेंगे जिसमें वर्ल्ड इंडियन हिस्ट्री भी आ जाएगी। इसके बाद में पॉलिटी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जनरल साइंस तीनों पार्ट पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, इकोनॉमी, इथिक्स और जनरल हिंदी इंग्लिश। तो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, वो भी डिटेल में। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखते हैं सबसे पहले सिलेबस की ओर चलते हैं, भाई किस हिसाब से सेशन चल रहा है। बहुत सारे नए स्टूडेंट आते हैं तो उनको लगता होगा कि सर आप तो कोई सा भी टॉपिक लेकर के आ रहे हो और पढ़ा कर निकल रहे हो, तो ऐसा नहीं है दोस्त। यदि आप पहली बार सेशन में आए हो ना, तो आपको सिलेबस के बारे में जान लेना चाहिए। इस सिलेबस की कॉपी में आपको हर एक लेक्चर में दिखाता हूं, ठीक है। और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपकी अभी तक फर्स्ट और सेकेंड यूनिट पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट और सेकेंड यूनिट। थर्ड यूनिट में सेशन अभी चल रहा है। थर्ड यूनिट में भी कुछ टॉपिक जैसे स्विट्जरलैंड के संविधान का निर्माण, इसकी विशेषताएं कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका, ये कार्यपालिका भी बेसिकली कंप्लीट हो चुकी है। आज एक एक छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए स्विस कार्यपालिका के अंतर्गत ही है, और इसी प्रकार से आपकी कंटिन्यू क्लासेस चलने वाली है, चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है ना। आइए तो फिर बढ़ते हैं डायरेक्टली टेबल ऑफ कंटेंट में कि आज को हमको पढ़ना क्या क्या है। तो दोस्तों आज पढ़ने के लिए कुछ पॉइंट है, जैसे सबसे पहले तो हम देखेंगे व्याख्या। टॉपिक क्या है? टॉपिक फिर से सुन लीजिए। स्विट्जरलैंड कार्यपालिका न तो संसदीय कार्यपालिका के समान है और ना ही अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के समान है ना। विस्तार से समझाइए। तो इसको आप कैसे समझाएंगे? तो वहां पर आपको पॉइंट रखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आप इस टॉपिक का परिचय देंगे, जिसे हमने व्याख्या के रूप में, एक्सप्लेनेशन के रूप में दिया है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आपका होना चाहिए कि स्विस कार्यपालिका संसदीय कार्यपालिका से तुलना। समझिएगा, स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका की संसदीय कार्यपालिका से तुलना, पहले आप तुलना करोगे और इस तुलना के अंदर समानता और असमानता वाले दो पॉइंट रखोगे, ठीक है, जिसे मैं आपको डिटेल में अंदर समझाने वाला हूं। उसके बाद थर्ड पॉइंट होना चाहिए आपका कि स्विट्जरलैंड संघीय सरकार की अध्यक्षात्मक कार्यपालिका से तुलना, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 में हमने संसदीय शासन प्रणाली से तुलना की है, किसकी? स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका की। और उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 में हमने कार्यपालिका या कहें कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से तुलना की है, जो कि अमेरिका की है, किससे? स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका की। क्लियर है? और इसके बाद में अंतिम रूप से आपका एक पॉइंट होना चाहिए निष्कर्ष। और विशेष रूप से इस टाइप के जो टॉपिक आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, उनमें निष्कर्ष वाला और व्याख्या वाला बिंदु अति आवश्यक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंटों के माध्यम से सेशन कंप्लीट करेंगे। तो आइए एक एक पॉइंट में क्या क्या कंटेंट हम ले सकते हैं उन पर चर्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्याख्या की।
व्याख्या के अंतर्गत दोस्तों ज्यादा नहीं, कुछ ही कंटेंट दूंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि आंसर राइटिंग के वक्त जो है आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप बहुत जरूर से ज्यादा कंटेंट। और दूसरी बात, व्याख्या वाला पॉइंट होता ही ऐसा है जिसमें जितनी आवश्यकता है उतना ही कंटेंट देना होता है, जरूर से ज्यादा भी नहीं और वो एकदम कम भी नहीं। सुनिए, स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद। अब मैं एक बात तो आप लोगों से उम्मीद कर ही सकता हूं कि आप लोग जो है लास्ट थर्ड यूनिट जो हमारी स्टार्ट हुई है वहां से तो आप सेशन कंटिन्यू दे के रहे हो, मतलब स्विट्जरलैंड के संविधान के निर्माण से आप जो है कंटिन्यू क्लासेस को देख रहे हो। तो अब यहां पर संघीय परिषद क्या होती है, संघीय सभा क्या होती है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। संघीय सभा में एक बार फिर से बता दूं आप लोगों को, जब जहां जहां पर इस पूरे टॉपिक में संघीय सभा का नाम आए तो समझ जाइए स्विट्जरलैंड की संसद की बात हो रही है। और जहां पर संघीय परिषद की बात आए या संघीय सरकार की बात आए तो समझ जाइएगा कि ये जो चर्चा हो रही है यह वहां की प्रमुख सरकार की हो रही है, संघीय सरकार की बात हो रही है। ठीक है, जिसमें वही 7 सदस्य होते हैं जिनको समान अधिकार प्राप्त होते हैं। क्लियर है? तो अब सुनिएगा, कहा जा रहा है कि स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद न तो ब्रिटेन के समान संसदीय कार्यपालिका है और ना ही संयुक्त राज्य अमेरिका के समान अध्यक्षीय कार्यपालिका। पहले तो आपने जो क्वेश्चन उसने दिया है उसी को आपने रिपीट कर दिया है, क्यों नहीं है आगे उसको एक्सप्लेन करना है आपको। इनमें इन दोनों कार्यपालिकाओं के गुणों का सुंदर समन्वय किया गया है। क्लियर हुआ? तो पहले तो आपने क्वेश्चन को रिपीट किया कि भाई स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है या स्विट्जरलैंड की जो संघीय परिषद है वो न तो ब्रिटेन की तरह संसदीय है और ना ही अमेरिका की तरह अध्यक्षात्मक, बल्कि इसमें दोनों ही संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों ही कार्यपालिकाओं का बहुत सुंदर समन्वय देखने को मिलता है, जो कि स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था को या स्विट्जरलैंड की राजनीति को या स्विट्जरलैंड के संविधान को दुनिया के अन्य संविधानों से पृथक करती है। साथ ही वह इन दोनों ही कार्यपालिकाओं से अलग भी है, अतः उसके बारे में कहा जा सकता है कि वह ना तो संसदीय है और ना अध्यक्षात्मक। अब यहां पर अगर एक शब्द और जोड़ दे कि वह न तो पूर्ण संसदीय है, वह ना तो पूर्ण संसदीय है और ना ही पूर्ण अध्यक्षात्मक। क्लियर है? तो इस तरह से व्याख्या में इस कंटेंट के साथ में आप अपने क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत करेंगे। सेकेंड पॉइंट, अब मेन पॉइंट पर मूव कर रहे हैं। सबसे पहले हम तुलना करना चाह रहे हैं, अब किससे? स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका की तुलना करेंगे ब्रिटेन की कार्यपालिका से। ब्रिटेन की कार्यपालिका ही क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की कार्यपालिका संसदीय कार्यपालिका या संसदीय शासन प्रणाली के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। क्लियर है? संसदीय शासन प्रणाली के रूप में ब्रिटेन की शासन प्रणाली प्रसिद्ध है। इसलिए जब भी संसदीय शासन की बात करेंगे तो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था के साथ तुलना करेंगे। तो इसी प्रकार से स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका की पहले हम तुलना करेंगे ब्रिटेन की कार्यपालिका से, जो कि संसदीय है। चलिए, तो इसमें 2 पॉइंट देखेंगे, एक समानता वाला और एक असमानता वाला। कौन कौन सी सिमिलैरिटी है और कौन सी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले समानता वाला पॉइंट देखते हैं। इसमें 5 पॉइंट है जो स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका और ब्रिटेन की कार्यपालिका में एक साथ देखी जा सकती है। जैसे पॉइंट नंबर 1, ब्रिटिश सम्राट की तरह ब्रिटेन की आपको पता ही होगा, अब तो यूनिट फर्स्ट में ब्रिटेन की शासन व्यवस्था ही पढ़ी थी हम लोगों ने, है ना। तो ब्रिटेन सम्राट की तरह स्विस संघीय अध्यक्ष को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, वह कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। इसको समझिएगा, ब्रिटेन में सम्राट एक औपचारिक प्रधान मात्र है। ब्रिटेन के जो सम्राट है उनके पास कोई विशेष शक्तियां नहीं है। तो कहा जा रहा है उसी प्रकार से स्विट्जरलैंड का जो अध्यक्ष होता है, संघीय परिषद के जो 7 सदस्य होते हैं उनमें से एक सदस्य को अध्यक्ष बना दिया जाता है, लेकिन उस अध्यक्ष के पास में कोई वास्तविक शक्तियां नहीं होती, वह औपचारिक प्रधान मात्र होता है। एक तो यह समानता दोनों में देखने को मिलती है। दूसरी समानता की बात करें तो संघीय सरकार के सदस्य, मतलब संघीय परिषद के सदस्य कौन? वही 7 सदस्य ब्रिटेन की तरह दोनों सदनों में बैठते हैं। आपने कल वाले सेशन में भी देखा था कि जो संघीय परिषद के 7 सदस्य होते हैं, 7 सदस्य स्विट्जरलैंड की संसद की दोनों सदनों की बैठकों में भाग लेते हैं, वाद विवाद करते हैं। ठीक है, और उनके लिए कई सारे कार्य करने के साथ विधेयक भी प्रस्तुत करते हैं और साथ ही साथ में बजट निर्माण में सहयोग भी करते हैं।
और यही कार्य जो है ब्रिटेन की जो लॉर्ड सभा होती है ना, लॉर्ड सभा, उसके सदस्य भी यही करते हैं, या ऐसा कहिए कि ब्रिटेन के सम्राट होते हैं वो भी यही करते हैं। तो एक समानता यहां पर देखी जा सकती है कि संघीय सरकार के सदस्य ब्रिटेन के सदस्यों की तरह ही दोनों सदनों की बैठक करते हैं, है ना, उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं और बजट निर्माण में सहयोग करते हैं। तीसरे पॉइंट पर आइए, क्या कहा जा रहा है कि संघीय सरकार का गठन संघीय सभा में होता है। संघीय सरकार का गठन संघीय सभा में होता है, ठीक है, संसदीय प्रणाली की तरह। उसी तरह से पॉइंट नंबर 4 को देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था की तरह संघीय सरकार संघीय सभा का पथ प्रदर्शन करती है। संघीय सरकार संघीय सभा का पथ प्रदर्शन करती है, मतलब ये कि संघीय सभा दैट मीन्स की स्विट्जरलैंड की संसद, संसद जो कार्य करती है उसी का अनुसरण करती है स्विट्जरलैंड के 7 सदस्यों वाली कमेटी या परिषद या वहां की सरकार, ठीक है ना। तो संघीय सरकार मतलब 7 सदस्यों वाली परिषद, जिसे संघीय परिषद के नाम से जानते हैं, उसी को, है ना। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 है कि संघीय सरकार मंत्रिमंडल के समान संसद की एक सीमित मात्र है। क्या कहा जा रहा है? संघीय सरकार मंत्रिमंडल के समान समान संसद की एक सीमित संसद की एक समिति मात्र है, माफी, सीमित समिति मात्र है, ठीक है। तो संसद की समिति है, नाम मात्र के औपचारिक है, अध्यक्ष के पास कोई विशेष शक्तियां नहीं है। तो ये सारी जितनी विशेषताएं आप लोगों ने देखी है, ये सारी विशेषताएं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली से हूबहू मिलती है, मैच होती है। इसी कारण से ये 5 विशेषताएं ऐसी है स्विट्जरलैंड के संविधान की या स्विट्जरलैंड की सरकार की कार्यपालिका की, जो संसदीय शासन प्रणाली के समान नजर आती है। और इन विशेषताओं को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि स्विट्जरलैंड का संविधान या स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था कहीं ना कहीं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली की ओर झुकी हुई है। लेकिन जब आप इसके विपक्ष वाले पक्ष पढ़ते हो, विपक्ष वाले बिंदु पढ़ते हो, जैसे असमानताएं वाले, तो आपको कहीं ना कहीं क्लियरिटी आएगी कि यार नहीं, अभी तक हम गलत सोच रहे थे, बल्कि स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था संसदीय नहीं है, ये आपको कंफर्म हो जाएगा। कैसे? देखिए, इसमें 4-5 पॉइंट इसमें भी मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए। पहले पॉइंट पर बात करते हैं। पहला पॉइंट है इसमें कि संसदीय व्यवस्था में मंत्री परिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। क्या कहा जा रहा है? संसदीय व्यवस्था में मतलब ब्रिटेन में जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें जो मंत्री परिषद के लोग होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वो व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। जो मंत्रीगण होते हैं ना, वो कौन होते हैं? व्यवस्थापिका के ही सदस्य होते हैं ना। लेकिन स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार का गठन तो संघीय सभा में होता है, लेकिन गठन के बाद उन्हें संघीय सभा से त्यागपत्र देना होता है। आपने फर्स्ट जो यूनिट थी इसकी, उसमें देखा होगा जब ब्रिटेन की शासन व्यवस्था की हम चर्चा कर रहे थे कि वहां पर जो पार्टी जीतकर आती है ना, उसी पार्टी के मंत्री लोग होते हैं, वही मिलकर के मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं और उन्हीं मंत्रियों से व्यवस्थापिका बनती है, ठीक है ना, उन्हीं मंत्रियों से। तो कुल मिलाकर के यहाँ पूरी शासन व्यवस्था में एक जो पार्टी जीतकर आई है उसी का झंडा लहराता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। स्विट्जरलैंड में जो 7 सदस्यों की सरकार होती है ना, जब 7 सदस्यों का चुनाव होता है तो या तो वो संघीय सभा के सदस्य नहीं होना चाहिए, और यदि है तो जैसे ही वो उधर चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं तो संघीय सभा से उनको त्यागपत्र देना पड़ता है, मतलब संसद के सदस्य नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखेंगे तो यहां डिफरेंस नजर आ रहा है। भाई ब्रिटेन में तो जो मंत्री होगा, जो मंत्री परिषद का सदस्य होगा, वो व्यवस्थापिका का सदस्य भी होगा, और व्यवस्थापिका चूंकि संसद का एक अंग है। लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। यदि मंत्रिपरिषद का अंग बनना है तो संसद से इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक डिफरेंस यहां पर नजर आ रहा है। उसके अलावा दूसरे डिफरेंस की बात करें तो संसदीय शासन में मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। भाई एक पार्टी जीतकर आ रही, किससे जीतकर? जनता के द्वारा निर्वाचित होकर के आ रही है, तो मंत्रीगण जो होंगे वो सामूहिक उत्तरदायित्व निभाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई एक व्यक्ति शासन संचालित नहीं कर रहा है, बल्कि जो मंत्रीगण के पास में, मंत्री परिषद के पास जो शक्तियां होती है, कार्यपालिका के पास जो शक्तियां होती है, उन शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। इसीलिए सामूहिक रूप से ही मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है जवाब देने के लिए। लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। जो 7 सदस्य चुने गए हैं, 7 सदस्य अपने आप को लेकर उत्तरदायी होते हैं। क्लियर है? इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 3 में आप देख सकते हो कि संसदीय कार्यपालिका सामान्यतः एक दलीय होती है।
संसदीय कार्यपालिका मतलब ब्रिटेन की जो संसदीय कार्यपालिका है, उस कार्यपालिका में एक राजनीतिक दल के ही मंत्री होते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। जो भी पार्टी महत्व रखती है स्विट्जरलैंड में, दो या दो से ज्यादा पार्टियों के सदस्य भी यहां की कार्यपालिका में हो सकते हैं, उन 7 सदस्यों में हो सकते हैं। या फिर हो सकता है 7 सदस्य सातों अलग अलग पार्टी से भी हो, यह भी पॉसिबल है। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो संसदीय व्यवस्था में मंत्री परिषद जो है या मंत्रिमंडल जो है, गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं। गोपनीयता के सिद्धांत पर संसदीय व्यवस्था में जो कार्य होता है वो गोपनीय रखे जाते हैं। जबकि संघीय सरकार मतलब स्विट्जरलैंड की सरकार के साथ में ऐसा नहीं है। वो खुलेआम कार्य करते हैं, गोपनीयता के आधार पर कार्य नहीं करते, जनता को बताकर कार्य करते हैं। ठीक है। और पांचवा जो अंतर देखा जाता है वो है कि संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल का कार्यकाल संसद के विश्वास पर निर्भर करता है। जी हां, जब चाहे अविश्वास का प्रस्ताव पास करके सरकार को निष्कासित कर सकते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है ना। स्विट्जरलैंड में संसद जो है इनको पद से नहीं हटा सकती। तो ये 5 डिफरेंस भी आपने देखे, समानताएं देखी पहले 5, उसके बाद 5 आपने असमानताएं देखी, जिसके साथ में आपको ये तो कंफर्म हो गया कि हाँ कुछ बिंदुओं को देखकर लगता है कि स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका संसदीय टाइप की है, संसदीय प्रकार की है। लेकिन वहीं जब हम इसके विपक्ष को देखते हैं तो प्रतीत होता है कि स्विस कार्यपालिका पूर्णतः संसदीय नहीं है। क्लियर हुआ? तो संसदीय है भी और पूर्णता नहीं भी है, मतलब कहीं ना कहीं समन्वय देखने को मिलता है। अच्छा, अब आते हैं हम अध्यक्षात्मक वाले पार्ट पर। अध्यक्षात्मक, अब देखेंगे कि स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका तो जब संसदीय नहीं है तो क्या अध्यक्षात्मक है? आइए देख लेते हैं। अध्यक्षात्मक का पूरी दुनिया में सबसे प्यारा उदाहरण है अमेरिका का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली, और उसी को आधार मान करके उसी के साथ हम यहां कंपेयर करेंगे। ठीक है, स्विट्जरलैंड के कार्यपालिका को। तो देखिए पॉइंट भी है कि स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका का अध्यक्षात्मक कार्यपालिका से तुलना। चलिए शुरू करते हैं। वही समानताएं और असमानताएं, कुछ समानताएं पहले हम देखेंगे, 3 पॉइंटों के माध्यम से समानताएं देखने वाले हैं। पहली समानता जो स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका का अमेरिका की कार्यपालिका की ओर झुकाव को दर्शाती है। 3 समानताएं कौन कौन सी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के समान स्विस संघीय सरकार में निर्वाचन 4 वर्ष के लिए होता है। जो कार्यकाल है वो कार्यकाल 4 वर्ष का स्विट्जरलैंड में और 4 वर्ष का ही अध्यक्षात्मक कार्य प्रणाली अमेरिका में है। संघीय सभा इसे इस अवधि से पहले पद से नहीं हटा सकती। एक ये समानता है अमेरिका के साथ। दूसरी समानता है संयुक्त राज्य अमेरिका के समान ही स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका द्वारा संघीय सभा को भंग नहीं किया जा सकता। जैसे कि अमेरिका की संसद अमेरिका के राष्ट्रपति का जो मंत्रिमंडल है उसको भंग नहीं कर सकती, उसी प्रकार से स्विट्जरलैंड की संसद भी स्विट्जरलैंड की सरकार को भंग नहीं कर सकती, संघीय सभा भंग नहीं कर सकती। एक ये समानता भी नजर आती है। तीसरी समानता है संयुक्त राज्य अमेरिका में जिस प्रकार राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के सदस्य कांग्रेस के सदस्य नहीं हो सकते, अमेरिका में भी राष्ट्रपति के जो मंत्रीगण होते हैं वो कांग्रेस अर्थात कि वहां की संसद के सदस्य नहीं हो सकते। और अभी आपने स्विट्जरलैंड में भी क्या देखा? यही देखा ना कि संघीय सरकार के जो 7 सदस्य है वो संघीय सभा मतलब स्विट्जरलैंड की संसद के सदस्य नहीं होने चाहिए, और है तो इस्तीफा देना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये 3 समानताएं देखी गई है। इन तीनों समानताओं को देख करके लगता है कि स्विट्जरलैंड के संविधान का या स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका कहीं ना कहीं अमेरिका की अध्यक्षात्मक कार्यप्रणाली के नजदीक है। लेकिन जब हम इसकी असमानताओं को पढ़ेंगे तो यहां पर भी प्रतीत हो जाएगा कि न तो ये पूर्णतः अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और ना ही ये पूर्णतः संसदीय शासन प्रणाली है। क्यों? क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आइए कुछ पॉइंटों के माध्यम से इनकी असमानताओं पर भी डिस्कस कर लेते हैं। इसी के साथ हमारा सेशन भी कंप्लीट होने जा रहा है। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के साथ असमानताएं। अमेरिका की संवैधानिक व्यवस्था शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर काम करती है। जी हाँ, अमेरिका में जो व्यवस्था है वो शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर काम करती है। शक्ति विभाजन मतलब कि राज्यों के अपने अधिकार है, उसी प्रकार से केंद्र के अपने अधिकार होते हैं।
अमेरिकी कार्यपालिका व्यवस्थापिका से पूरी तरह स्वतंत्र रहती है। कार्यपालिका, अमेरिका की कार्यपालिका व्यवस्थापिका से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, लेकिन स्विट्जरलैंड संघीय सभा से घनिष्ठ संबंध रखते हुए शासन कार्य का संचालन करती है। लेकिन स्विट्जरलैंड को लेकर ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां की जो संघीय सरकार होती है या संघीय परिषद होती है, वो स्विट्जरलैंड की संसद से घनिष्ठ संबंध रखती है और उनसे प्रभावित भी होती है। इवन हम ये कह सकते हैं कि ये संसद की या संघीय सभा की एक समिति मात्र है 7 सदस्यों की। जो संसद चाहती है ये समिति वही कार्य करती है। तो इस दृष्टिकोण से दोनों में एक अंतर हो जाता है। वहीं एक अन्य अंतर यह है कि अमेरिका में राष्ट्रपति और उसके मंत्रिमंडल के सदस्य कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। समझिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय और राष्ट्रपति के जो मंत्रिमंडल है, मंत्रीगण हैं, वो कानून निर्माण में भाग नहीं लेते। लेकिन यहाँ के 7 सदस्य, स्विट्जरलैंड के 7 सदस्य, संघीय सरकार जिसको हम कहते हैं, वो विधेयक प्रस्तुत करते हैं, वाद विवाद में भाग लेते हैं, है ना, और भी कई संसद के कार्य करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों में पर्याप्त असमानताएं देखने को मिल रही है। इसके अलावा अन्य बिंदु के रूप में हम इसकी असमानताओं को और आगे लेकर जा सकते हैं। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है, जबकि स्विट्जरलैंड की जो संघीय सरकार के 7 सदस्य हैं, उनका चुनाव संघीय सभा मतलब वहां की संसद करती है, जनता नहीं। उसी प्रकार से स्विस संघीय सरकार का अध्यक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के समान महत्वपूर्ण स्थिति नहीं रखता है। अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय के पास संपूर्ण शक्तियां होती है और वास्तविक शक्तियां होती है, जबकि यहाँ के अध्यक्ष के पास में शक्तियां नहीं होती। संघीय सरकार के जो 7 सदस्य हैं, उनमें से जो एक अध्यक्ष होता है, उसके पास वास्तविक शक्तियां नहीं होती है। इनमें सिर्फ पदों के नाम ही एक समान प्रतीत होते हैं, बाकी सब अलग अलग है। क्लियर? तो इस तरह से हम कह सकते हैं, पहले हमने संसदीय शासन प्रणाली से तुलना की तो वहां पर कुछ समानताओं को देखा और कुछ असमानताओं को देखा, जिससे हमें क्लियर हो गया कि स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका पूर्ण रूप से संसदीय नहीं है। उसके बाद में हमने स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका का अमेरिका की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से तुलना की, और वहां पर भी हमने समानता और असमानता नामक 2 बिंदुओं के रूप में डिस्कस किया, जिसमें भी हमने पुनः पाया कि स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका पूर्ण रूप से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या अध्यक्षात्मक कार्यपालिका नहीं है। इसका मतलब यह हुआ, निचोड़ अगर हम देखें, मतलब इसके निष्कर्ष पर अगर हम जाएं, तो निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका में संसदीय तथा अध्यक्षात्मक दोनों ही कार्यपालिकाओं के लक्षण विद्यमान हैं। दोनों पूर्णता तो नहीं है, लेकिन दोनों ही प्रणालियों के जो गुण है, आवश्यक लक्षण है, वो विद्यमान है। लेकिन इसे संसदीय या अध्यक्षात्मक किसी एक श्रेणी में हम नहीं रख सकते। और इस बात को लेकर के मुनरो महोदय ने अपने शब्दों में भी इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार संसदीय तथा असंसदीय दोनों प्रकार की कार्यपालिकाओं को गुणों से युक्त है और दोषों से मुक्त है। बहुल कार्यपालिका होते हुए भी इसमें एकल कार्यपालिका के गुण पाए जाते हैं। स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका आधुनिक प्रजातंत्र की अद्भुत संस्था है, इसीलिए इसे एक विलक्षण कार्यपालिका का नाम दिया गया है या विलक्षण शासन व्यवस्था का नाम दिया गया है। आई थिंक कि ये टॉपिक और ये क्वेश्चन की जो परिभाषा मैंने आप लोगों को दी है, जो पूरा परिभाषित किया है 4 पॉइंटों के माध्यम से, आई थिंक कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा, इजीली समझ आ गया होगा और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट कंटेंट भी आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से प्राप्त हो चुका है। कल वाले सेशन में हम पुनः प्रयास करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर लेक्चर लाने की, स्विस जो होगा स्विस विधायी का, ठीक है, लेजिस्लेचर पर नेक्स्ट सेशन लेंगे। हाँ, एक बात जरूर मैं आपको रिपीट कर दूं, जो सेशन आज 6:30 बजे हुआ है, मतलब जिसका है ना, उसका टाइमिंग बीए सेकेंड ईयर में मध्यकालीन इतिहास का बहमनी साम्राज्य पर सेशन हुआ था 6:30 बजे, उसका टाइमिंग रात में 9 बजे का है। और जो अभी 9 बजे ले रहा हूं लेक्चर, इसका टाइमिंग इवनिंग में 6 बजे का है। दोस्तों माफ कीजिएगा, इसका टाइमिंग दोपहर में 3 बजे का है। टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जल्दी ही सभी क्लासेस अपने अपने टाइम पर होना प्रारंभ हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले सेशन में। अगले सेशन में से जाने से पहले मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर दूं, पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में
पिन करवा दी गई है, डाउनलोड कर लीजिएगा रिवीजन करने के लिए। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। प्रज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल की लिंक भी आपको आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डलवा दी गई है, ठीक है ना। तो इन सभी का लाभ उठाइए, फ्री सेशन मिल रहे हैं आपको और एंड तक फ्री मिलेंगे और कंप्लीट मिलेंगे। अधिकतर यूट्यूब पर होता ही है, यूट्यूब की दुनिया में यही होता है कि जो फ्री मिलता है वो पूरा नहीं मिलता और जो पूरा मिलता है वो फ्री नहीं मिलता। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर और प्रज्ञान हिंदी प्लेटफॉर्म पर कुछ नया होने जा रहा है, फ्री मिलेगा और पूरा मिलेगा। जो भी सब्जेक्ट लूंगा कंप्लीट करवाऊंगा, नोट्स के साथ दूंगा, लेक्चर डिटेल में होंगे और टोटली फ्री होगा। 1 रुपए भी कोई चार्ज आपको देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर है? सेशन यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, पहली बार सेशन देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।